वेलकम एवरीवन। डीजी 7 के ऑनलाइन क्लासेस प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी के अंतर्गत कक्षा 10वीं के लिए आज अर्थशास्त्र की कक्षा लेके मैं पुनः आपके से पास हाजिर हूँ। मैं सफदर अली और हमारे साथ शिक्षक के रूप में श्री नंद गोपाल तिवारी सर और हमारे गेस्ट टीचर के रूप में श्री पूरन मुर्मू जी भी मौजूद होंगे। तो अभी इसके बाद कल तक हम विकास के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम विकास के बारे में आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि विभिन्न राज्यों, विभिन्न देश, विभिन्न वर्गों के बीच जब लोगों के विकास के तरीके अलग अलग होते हैं तो उसमें हम तुलना कैसे कर सकते हैं, आखिर उसको हम एक साथ मिलाकर कैसे गणना कर सकते हैं। तो इसी विषय पे हम आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे एनसीईआरटी की पुस्तक पुनः आपके सामने मौजूद है और विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए विकास के लिए, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विकास का अर्थ हम जान चुके थे कि विकास का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। कुछ देश विकसित कहलाते हैं, कुछ देश अविकसित कहलाते हैं। तो आखिर ये तुलना हम कैसे करते हैं? इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि विकास जो होता है किसी के लिए फायदेमंद होता है तो किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कल हमने उदाहरण स्वरूप क्या सुना था कि बांध के बारे में, कि अगर एक बांध हम मनुष्य बांध का निर्माण करता है तो वो तो जिस जगह पे बांध बनेगा उस जगह के लिए जल की सुविधा हो सकती है, बिजली की सुविधा हो सकती है, परंतु उसी जगह के कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए क्या होगा, पलायन की स्थिति हो जाएगी, वहां बाढ़ आ जाएगा। उसके आगे वाले क्षेत्र के लिए क्या होगा, वहां जल नहीं जा पाएगा तो वहां अकाल की स्थिति आ जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो परंतु इन सभी के बारे में हमने सीखा था कि अगर देश का एक अच्छा विकास चाहिए, सतत विकास चाहिए, तो हमने क्या जाना था कि सभी लोग मिलकर जब साथ में एक अच्छे तरीके से सभी का सम्मिलित रूप से और एक सतत रूप से जो प्लान के तहत विकास होता है, एक योजनागत विकास होता है जिससे पूरे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो उसे ही हम विकास कहते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे तुलना की बात कर रहे थे कि हम विकास की तुलना कैसे करेंगे। तो विकास की तुलना की जो बात कर रहे थे तो आप जानते हैं कि कक्षा में विभिन्न, इसकी एक उदाहरण लेते हैं। आपके कक्षा में बहुत तरीके के बच्चे होंगे, आप खुद आपके कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना? अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, किसी की हाइट कम होती है, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, कोई कमजोर होता है। पर ये जरूरी नहीं है कि जिसकी हाइट कम है वो पढ़ने में कमजोर, शायद वो पढ़ने में बहुत तेज हो। और ये भी जरूरी नहीं कि जिसकी स्वास्थ्य उतनी अच्छी नहीं होती है वो खेलने में खराब, शायद वो खेलता अच्छा हो। तो संभव है कि विभिन्न लोगों की हर चीज में अंतर भी होता है और उनकी रुचियों में भी अंतर होता है। आप ये भी देखते होंगे कि किसी बच्चे में खेलने में बहुत ज्यादा मन लगता है, किसी को किसी बच्चे को पढ़ने में काफी मन लगता है और किसी बच्चों को क्या होता है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के कामों में, जैसे कि स्कूल के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सभी उनकी टैलेंट्स हैं, सभी क्वालिटियां हैं जो किसी को भी हम एक दूसरे से कम नहीं आंक सकते। इनका तुलनात्मक अध्ययन हम इस प्रकार से नहीं कर सकते कि ये कम है, ये कमजोर है, ये बेहतर है। ठीक है, ये उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार हो सकता है। सबसे जो स्वस्थ विद्यार्थी है जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा पढ़ाकू हो, और जो सबसे बुद्धिमान है ऐसा जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली हो, आप लोग के साथ दोस्ती करता हो। कुछ बहुत तेज दिमाग के पढ़ने वाले तेज होते हैं परंतु वो सभी से दोस्ती करना नहीं पसंद करते, और कुछ जो सभी से सिर्फ दोस्ती करना पसंद करते हैं वो पढ़ते भी नहीं। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि सिर्फ दोस्ती ही करते हैं स्कूल में, बाकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। तो ये जो चीज है, ये व्यवहार है,
ये क्या बताता है कि सबके अंदर अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग मापदंड है। लेकिन क्या एक बात बताएं कि हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। किस तुलना के उद्देश्य पे? क्या उन्हें खेलकूद टीम से हम मानेंगे कि वो बेहतर है, वाद विवाद की टीम से मानेंगे बेहतर है, संगीत की टीम से बेहतर मानेंगे, पिकनिक की टीम से बेहतर मानेंगे, या सबके लिए अलग अलग चयन का मापदंड होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी उसे मानेंगे जो सर्वांगीण प्रगति करे। कहने का अर्थ है सभी चीजों में प्रगति करे, सिर्फ वो एक चीज में नहीं, सभी चीजों में तेज रहे। तो ये कब संभव होगा? जब वो बच्चा हर तरीके से वो अच्छा पढ़ने में भी अच्छा हो, और वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता हो, वो बच्चा अपना साफ सफाई का भी ध्यान रखता हो, वो बच्चा अपने खेल कूद का भी ध्यान रखता हो, और साथ ही साथ वो बच्चा क्या ध्यान रखता हो? लोगों से मित्रवत भी होता हो। कहने का अर्थ ये है कि मित्रता भी करता हो। तो क्या हमारे जो अभी सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मैं स्वागत करूंगा, हमारे बीच निर्मल सर भी जुड़े हैं और त्रिपुरन सर भी जुड़े हैं, तो सभी दोनों का स्वागत है। और कुछ पल बात उनसे भी कुछ हम बात आपके बीच रखवाएंगे, ठीक है? तो अरसास की कक्षा में पहले हम जहाँ पे थे फिर वहां पे वापस आते हैं, ठीक है? हम लोग जब तुलना करते हैं तो किसी एक महत्वपूर्ण विशेषताओं का तुलना करते हैं, ठीक है? जैसे अमुक बच्चा बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, वो बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत मदद करता है, ठीक है? और कभी कभी हम क्या करते हैं कि अमुक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये जो तुलना है, क्या ये तुलना से सिर्फ तुलना करने से क्या होगा? जब हम एक विशिष्टताओं को चुन लेते हैं किसी बच्चा का, तो इससे मतभेद पैदा होता है। क्या होता है? मतभेद पैदा होता है। विद्यार्थी का मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहयोग भावना, उसकी रचनात्मकता, उसके द्वारा प्राप्त अंक, ये सभी की क्वालिटी अगर किसी बच्चे के अंदर जनरेट हो रही हो, तो ही बच्चा वैसा बच्चा ही कैसा कहलाएगा? अच्छा कहलाएगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि इसी प्रकार, ये कहने का अर्थ ये है, अभी हम जब बात कर रहे थे कि तुलना कैसे करें, राज्य की तुलना की बात में हम अपने कक्षा की तुलना कर रहे थे कि हम कक्षा में कैसे तुलना करें, परंतु ऐसे ही बात देश के लिए भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, परंतु ये एकमात्र खूबी नहीं है। आय सबसे अच्छी विशिष्टता जरूर है, पर जब हम आगे जाएंगे तो क्या आय सबसे एकमात्र वस्तु है कि जो सबसे ज्यादा इनकम करते हैं वही ही सबसे विकसित राज्य है, या वही भी सबसे विकसित देश है? उससे कम आय वाले उनसे कम विकसित है? मुख्यतः नॉर्मली हम लोग सब सारे शुरुआत में यही कार्य करते थे कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है उसी देश को हम लोग विकसित मानते थे। परंतु इसके बाद हमने, अच्छा इससे पहले हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम कैसे? देश की राष्ट्रीय आय में, सभी लोगों की आय में हम क्या करते हैं? भाग लगा देते हैं। किस चीज से? किस चीज से भाग करते हैं? हम उस देश की जनसंख्या से। तो जब हम पूरे देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से भाग करते हैं तो हमारे बीच क्या आता है? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय आता है। मुख्यतः जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जो है, देखिए हमारे दुनिया में बहुत तरह की संस्थाएं हैं, तो वो विश्व बैंक के बारे में मैं छोटा सा आपको जानकारी दे दूं। ये ये विश्व का सबसे बड़ा संस्था है जो कि हमारे मतलब धन के मुद्दे के, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे पूरे सारे देशों की मदद करता है। एक विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, दूसरा आईएमएफ हो गया, ठीक है? तो ये दो जो संस्थाएं हैं वो पूरे देश की धन की जो अर्थव्यवस्था, धन की कमी हो जाती है तो उधार देना, कमजोर देश में अगर कोई डिजास्टर आ गया, कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उन देश में पैसे देना, ठीक है? ये सारे कार्यों को देख रेख करता है। तो विश्व बैंक अपना एक विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। देखिए आपके
इस पॉइंट को आप जरूर याद कीजिएगा। 2 पॉइंट्स आपके स्क्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है? आप कोशिश करें इसे अगर अपने कॉपी में उतार लें तो अच्छा है। औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति भी आय भी कहते हैं। इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं सभी बच्चे। सभी बच्चे इस लाइन को नोट करेंगे। इसके बाद अगला जो लाइन है कि विश्व बैंक जो है वो विश्व विकास रिपोर्ट के विश्व विकास रिपोर्ट निकालती है। क्या निकालती है? विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। ये प्रकाशन क्यों करती है? विश्व बैंक आपको बताना चाहती है कि उन्होंने देशों का वर्गीकरण कैसे किया है। आप अभी उच्च कक्षा में जा रहे हैं, एक बड़ी छोटी सी मजेदार स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अभी वर्तमान की, अभी चूंकि लॉकडाउन में आप पढ़ रहे हैं, कोरोना काल है, ठीक है? तो एक अमेरिकन कंपनी है जिसने एक मेडिसिन बनाया जो कि मैं नाम शायद मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, पर उसने एक मेडिसिन बनाया, रेमिडियर ऐसे करके कुछ उसका नाम है। उस मेडिसिन को बनाने के बाद क्या किया कि उस मेडिसिन की पेटेंट हासिल की। परंतु ये नियम है डब्ल्यूएचओ का कि अगर कोई देश जो कि तीसरे स्तर का देश है, ठीक है, जिस देश की सुविधाएं उतनी विकसित नहीं है, वो देश उस चीज की जेनरिक कॉपी बना सकता है। तो भारत उसकी जेनरिक कॉपी नहीं बना पाया, परंतु बांग्लादेश ने उसकी जेनरिक कॉपी बनाई, ठीक है? तो कोरोना की दवा हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, परंतु बांग्लादेश ने उस दवा का निर्माण कर लिया। तो इस वर्गीकरण के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी उच्च कक्षाओं के बाद में आप ये अध्ययन करेंगे इन बातों का, ठीक है? अभी हम पढ़ रहे थे विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ये क्या करता है? बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने गांव में भी किसी को अमीर बोलते होंगे, किसी को बहुत अमीर बोलते होंगे, किसी को बोलते होंगे मध्यम वर्ग का, मतलब नॉर्मल कमाने खाने वाले, किसी को गरीब।